नमस्कार दोस्तों, सिविल एजुकेशन IAS PCS एकेडमी की इस वीडियो में आप सभी दोस्तों का हार्दिक रूप से स्वागत है। दोस्तों, ये भूगोल का पहला वीडियो है हमारा। इसमें हम बात करेंगे भूगोल की। तो अंग्रेजी भाषा का जो शब्द है ज्योग्राफी, वो दो शब्दों से मिलके बना है। जियो अर्थात पृथ्वी और ग्राफी मतलब वर्णन, यानी कि पृथ्वी का वर्णन। स्ट्रैबो जो है एक वैज्ञानिक हैं, एक विद्वान है। उनके अनुसार भूगोल एक ऐसा विषय है जिसका लक्ष्य लोगों को विश्व, आकाशीय पिंडों, स्थल, महासागर, वनस्पति, जीव जंतुओं, फलों तथा भूधरातल के क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त कराना है। ठीक है। अब देखिए, वैज्ञानिक और उनसे संबंधित जो वाक्य हैं वो देखते हैं। जैसे हिकेटियस है, उनको भूगोल का जनक कहा गया है। इराटोस्थनी जो है, उन्हें व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा गया है। ज्योग्राफी का शब्द का प्रथम प्रस्तावक भी उनको कहा जाता है। और आपका पोलिडोनियस जो है वो भौतिक भूगोल का जनक उनको कहा जाता है। कार्लोसावस जो है उनको सांस्कृतिक भूगोल का जनक कहा जाता है। थेल्स एवं अलेक्जेंडर इनको गणितीय भूगोल का संस्थापक कहा जाता है। एनेक्सिमेंडर है विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता। मार्टिन बेहम जो है वो विश्व के ग्लोब के निर्माता हैं। स्ट्रैबो जो है वो भौगोलिक विश्वकोश हैं। उन्होंने भौगोलिक विश्वकोश दिया है। फ्रेडरिक रेड्जल जो है उनको मानव भूगोल का पिता कहा जाता है। और अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट जो है वो वर्तमान भूगोल के जो जनक हैं। अब देखिए, कई सारी परिभाषा दी गई हैं, कांट की, रिटर की, हम्बोल्ट की, रेड्जेल की, हार्टशॉन की, क्लॉडियस टालमी की। तो ये सब आप पढ़ लेंगे। इसमें भूगोल को अपने हिसाब से इन्होंने अपने जो शब्दों में इनको बताने का एक प्रयास किया है एक लाइन में कि भूगोल क्या है। भूगोल की दो मुख्य शाखाएं कौन कौन सी हैं? एक तो देखिए, दो शाखाएं हैं दोस्तों। एक तो भौतिक भूगोल और एक मानव भूगोल। जो भौतिक भूगोल के अंतर्गत मनुष्य से संबंधित भौतिक वस्तुएं जैसे कि समुद्र, पृथ्वी, वायुमंडल आदि के जो तत्व हैं और उनमें परिवर्तन लाने वाले कारक हैं, उनका अध्ययन किया जाएगा। मानव भूगोल के अंतर्गत मनुष्य के जन्म से लेकर वर्तमान समय तक उसके क्रियाकलाप, परिवर्तन और स्थानांतरों का अध्ययन किया जाएगा। अब विश्व की प्रमुख भौगोलिक खोजें हैं, जैसे कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने पश्चिमी द्वीप समूह 1492 में और दक्षिण अमेरिका 1498 में खोज करी थी। जॉन कैवेट जो हैं उन्होंने न्यू फाउंडलैंड की खोज करी थी 1497 में। वास्को डिगामा जो पुर्तगाल से आया था, उसने केप ऑफ गुड होप होकर भारत आगमन किया था 20 मई 1498 को। मैगलेन जो पुर्तगाल का था, विश्व का भ्रमण और अटलांटिक के दक्षिण से प्रशांत महासागर की खोज करी थी 1519 में। कोपरनिक्स जो पोलैंड के हैं, उन्होंने सौरमंडल 1540 में उसकी खोज करी थी। केपलर जो हैं जर्मन जो वैज्ञानिक है, विद्वान हैं, उन्होंने ग्रहों का गति नियम दिया था 1600 में। कैप्टन कुक जो हैं उन्होंने हवाई द्वीप समूह 1770 में आइडेंटिफाई किया था। और फर्दिनंद द लेपेप्स जो है उन्होंने स्वेज नहर का निर्माण जो है 1869 में। फ्रिट्ज जॉफ नानसेन जो है ग्रीनलैंड और उत्तरी ध्रुव का पहाड़ी भाग वो है 1888 में। और रॉबर्ट पियरी जो है अमेरिका के उत्तरी ध्रुव की खोज करी थी इन्होंने 1909 में। आर एमंडसन है नॉर्वे के, उन्होंने दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे 1911 में। और लिंडबर्ग जो है वो प्रथम सोलो उड़ान पेरिस से न्यूयॉर्क तक इन्होंने करी थी 1927 में। चलते हैं ब्रह्मांड की तरफ। तो ब्रह्मांड की जो प्रकृति है और उत्पत्ति से संबंधित जो विज्ञान है वो कॉस्मोलॉजी कहा जाता है उसको। ठीक है। पृथ्वी इस ब्रह्मांड का एक नगण्य भाग है, यानी कि इस ब्रह्मांड का बिल्कुल है ही नहीं कुछ भी। जिस पृथ्वी पे हम रहते हो, पूरी पृथ्वी की बात कर रहा है वो। प्रारंभ में ऐसा माना जाता था कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है, यानी कि सबसे शुरू में हम मानते थे कि जो पृथ्वी है ना वो ब्रह्मांड के केंद्र में है। लेकिन इस सिद्धांत का प्रतिपादन 140 ईस्वी में टॉलमी ने किया था। टॉलमी ने बताया था कि पृथ्वी जो है वो ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है। 1543 ईस्वी में कोपरनिक्स ने क्या कहा था कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है। अभी तो पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र थी, किसने बताया था? टॉलमी ने, वो 140 में। अब सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है ये कहते हैं कोपरनिक्स। वो कब कह रहे हैं? 1543 में। परंतु केपलर ने ये बताया कि सूर्य सौरमंडल का केंद्र है। केपलर ने क्या बताया? सूर्य सौरमंडल का केंद्र। देखो किसने क्या कहा, ये ध्यान रखना आपको। 1805 में हर्सेल ने कहा कि सौरमंडल जो है वो आकाश गंगा का एक भाग है। 1925 में हब्बल ने यह पाया कि ब्रह्मांड में लाखों की संख्या में आकाशगंगा पाई जाती हैं। अब आप अपनी आकाशगंगा का नाम बताओ मुझे कमेंट में, क्या हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? एडविन पी हब्बल ने यह जानकारी दी कि दृश्य पथ में आने वाले ब्रह्मांड का जो व्यास है, दृश्य पथ मतलब कि जितना हमें दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, उतना रास्ते में ब्रह्मांड का जो व्यास है वो 250 करोड़ प्रकाश वर्ष है।
उत्पत्ति की अगर हम बात करें तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों में डॉपलर प्रभाव और रेड शिफ्ट जो है वो प्रमुख है। बिग बैंग सिद्धांत की अगर हम बात करें तो देखो एक गुब्बारा ले लो, ठीक है। अब गुब्बारा जब लोगे तुम तो उस पर स्केच से डॉट बना लो, ठीक है। फिर उसको फुलाओ, फुलाने के बाद आपको क्या होगा, जो डॉट्स है ना वो दूर जाते हुए दिखाई देंगे। एक डॉट दूसरे डॉट से अब दूर जा रहा है, जैसे जैसे उसको उसमें हवा भरेंगे आप वैसे वैसे डॉट जो है दूर जाएंगे। तो ये कहता है बिग बैंग का सिद्धांत। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में यह सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है और इसका प्रतिपादन जो था वो बेल्जियम के खगोलज्ञ और एब जॉर्ज लैम्थेयर ने 1960-70 में किया था इसको। महाविस्फोटक सिद्धांत, ये बिग बैंग थ्योरी कहती क्या है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या करने वाला ये नवीनतम सिद्धांत है, नया सिद्धांत है, जिसे फायरवर्क्स थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व कॉस्मिक पदार्थ एक अत्यधिक संपीड़ित पिंड के रूप में मौजूद थे तथा इस संपीड़ित पिंड का तापमान एवं दबाव काफ़ी अधिक था। इस संपीड़ित पिंड में तीव्र विस्फोट हुआ और इसके टुकड़े जो थे वो आकाशीय पिंड में परिवर्तित हो गए तथा ये विखंडित टुकड़े अभी भी हजारों किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से जो है चल रहे हैं, गतिशील है। जैसे कि सभी विस्फोटों में होता है, सर्वाधिक दूर के टुकड़े सर्वाधिक तीव्र गति से गतिशील हैं। अब अंतरिक्ष की मापक जो इकाइयाँ हैं वो क्या है, प्रकाश वर्ष। जैसे निर्वात में 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी है। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होगा, 5.88 × 10⁻6 मील। अंतरिक्ष इकाई क्या है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो औसत दूरी है वो। पारसेक क्या है, ये एक दूरी का मात्रक है। एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष है। कास्मिक वर्ष है सूर्य के परिक्रमण की अवधि, जिसको कास्मिक वर्ष कहा गया है। सूर्य जितने में परिक्रमण करता है उसकी अवधि को कास्मिक वर्ष का है हमने। एक कास्मिक वर्ष जो है वो 250 मिलियन वर्ष का है। सूर्य की पृथ्वी से दूरी कितनी है, तो 14.96 करोड़ किलोमीटर। और सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड 16 सेकंड तक का समय लगता है, ठीक है। चंद्रमा की जो पृथ्वी से दूरी है वो 3,84,365 किलोमीटर है और प्रॉक्सिमा सेंचुरी की जो पृथ्वी से दूरी है वो 4.3 प्रकाश वर्ष है। आकाशीय पिंडों की अगर हम बात करें तो आकाशीय पिंड मतलब जो आकाश में स्थित हैं, और आकाशगंगा या मंदाकिनी जैसे कि एक तारों का एक विशाल पुंज है जिसमें लगभग 1 लाख मिलियन तारे पाए जाते हैं, ठीक है। ब्रह्मांड में आकाशगंगाओं की कुल संख्या लगभग 10,000 मिलियन है। अब सोच लो ब्रह्मांड में कितनी सारी आकाशगंगाएं हैं, उनमें से एक आकाशगंगा हमारी है, ठीक है। तो अब हमारे जैसे कितनी दुनियाएं होंगी वहाँ पे। तो तारे के अतिरिक्त आकाशगंगा को 3 प्रकारों में विभाजित किया गया है, ठीक है। तारों के अलावा आकाशगंगा जो है उसको 3 पार्ट्स में जो है डिवाइड किया है, सर्पाकार, दीर्घवृत्तीय और अनियमिताकार। अब सर्पाकार क्या है, इस प्रकार की आकाशगंगाओं के केंद्र में तारों का अधिक जमाव पाया जाता है तथा प्राचीन तारे जो हैं वो केंद्र के निकट पाए जाते हैं। एंड्रोमेडा और हमारी आकाशगंगा का नाम है मिल्की वे, अर्थात ऐरावत पथ या मिल्की वे सर्पाकार आकाशगंगा के उदाहरण है। हमारी जो आकाशगंगा है वो कैसी है, सर्पाकार, ये ध्यान रखिएगा। दीर्घवृत्तीय आकाशगंगाएं क्या है कि ब्रह्मांड की अधिकांश यानी कि लगभग 2/3 आकाशगंगाएं जो हैं वो इसी प्रकार की हैं जिनका निर्माण काफ़ी प्राचीन तारों से हुआ है। अनियमित आकार आकाशगंगाएं क्या हैं, ये आकाशगंगाएं मुख्यतः नवीन तारों द्वारा निर्मित है, ये नए तारों से बनी है। कुल आकाशगंगाओं का 10वां भाग इसी प्रकार का है। 2/3 कौन सी है, दीर्घवृत्तीय, और जो है 10वां भाग जो है वो अनियमित आकार है, और जो बाकी बची वो हमारे जैसी यानी कि सर्पाकार है, ये ध्यान रखिएगा। पृथ्वी ऐरावत पथ नामक आकाशगंगा का एक भाग है, यानी कि हमारी जो आकाशगंगा है उसका नाम है द मिल्की वे। हमारी आकाशगंगा ऐरावत पथ की 2 निकटतम आकाशगंगाएं वृहत मैगलेनिक मेघ और लघु मैगलेनिक मेघ है। आकाशगंगा को सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। किसने देखा था आकाशगंगा को सबसे पहले, गैलीलियो ने, ध्यान रखिएगा। एक धुआं सा दिखाई देगा आपको आसमान में, जब आप टेलीस्कोप से देखते हैं आकाशगंगा को, आप भी देख सकते हैं। तो वहाँ से आप आकाशगंगा को जब देखेंगे तो आपको एक सर्पीला कार सी नदी दिखाई देगी आपको, ठीक है। कैसी, जैसे सफ़ेद कोई धुआं सा है, ठीक है, वो आकाशगंगा कहलाती है आपकी। लगभग 24 आकाशगंगाओं के झुंड में, जिसे लोकल ग्रुप के नाम से जाना जाता है, ऐरावत पथ और एंड्रोमेडा 2 वृहत आकाशगंगाएं हैं। जब आप गूगल पे सर्च करेंगे ना इमेजेस ऑफ आकाशगंगा, तो इमेजेस ऑफ द मिल्की वे, तो आपको वहाँ पता चल जाएगा, आप वहाँ चित्र में देख सकते हैं। ऊर्जा माइनर सिस्टम, स्कल्प्टर सिस्टम, डक्रो सिस्टम और आकाशगंगाओं के ही कुछ अन्य उदाहरण हैं। तारामंडल, ये तारों के समूह हैं। प्रत्येक तारामंडल की एक विशिष्ट आकृति होती है जिसके आधार पर प्राचीन काल में इनका नामकरण किया गया था। आधुनिक समय में 89 तारामंडलों की जो जानकारी है वो उपलब्ध है, जिसमें हाइड्रा सबसे बड़ा है, सेंटोरस और जेमिनी आदि तारामंडल के अन्य उदाहरण हैं। अब क्वेसर क्या है, ये अत्यधिक चमकीले आकाशीय पिंड हैं। आकार में आकाशगंगा से छोटे होने के बावजूद क्वेसर उससे अधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं, यानी कि आकार में जो है वो आकाशगंगा से छोटे हैं लेकिन मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन अधिक करते हैं। इनकी खोज जो हुई थी वो 1992 में हुई थी। अब देखो ये जो राशियाँ हैं ना, राशियाँ सूर्य की परिक्रमा करते समय पृथ्वी 12 नक्षत्र समूहों से होकर गुजरती है। जब पृथ्वी सूर्य की
की परिक्रमा करती है। देखो पृथ्वी का एक विशेष गुण है कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा तो करती है, इसको बोलते हैं परिक्रमण, लेकिन पृथ्वी अपनी धुरी पे घूमती भी है तो उसको बोलते हैं घूर्णन। तो पृथ्वी की कितनी गतियां हैं मेरे प्यारे? 2 गतियां हैं, परिक्रमण और घूर्णन। परिक्रमण मतलब किसी चीज़ की परिक्रमा करना, किसी चीज़ के चारों ओर घूमना। जब आप मंदिर जाते हो तो परिक्रमा करते हो कि नहीं करते हो? ये परिक्रमा है। परिक्रमा का मतलब क्या है? आप किसी चीज़ के चारों ओर घूम रहे हो। एक खाट रखो और उसके चारों ओर आप घूम रहे हो, वो परिक्रमा है। ठीक है, एक कुर्सी के चारों तरफ घूमना, एक खाट के चारों ओर घूमना, ये परिक्रमण हो गया। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है। ठीक है, अब जो पृथ्वी अपनी ही धुरी पे, आप अपनी जगह पे खड़े खड़े आपको घूमना है, अपनी जगह पे खड़े खड़े घूमना है, तो आप जब अपनी धुरी पे घूम रहे हो उसको बोलते हैं घूर्णन। ये भी पृथ्वी करती है। तो पृथ्वी की 2 गतियां हैं, परिक्रमण और घूर्णन। अब जब सूर्य की परिक्रमा करने की बात हो रही है, यहाँ राशियों की बात हो रही है, तो सूर्य की जब परिक्रमा करेगी पृथ्वी तो 12 नक्षत्र समूहों से होकर गुजरती है, जिन्हें राशियाँ कहते हैं। और जैसे राशियाँ देखते हो ना, अरे राशियाँ नहीं देखते आप लोग सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण पे कि हमारी राशि जी फलाना है, पंडित के पास जाओगे जब विवाह का कोई भी योग बन रहा होगा तो क्या कहोगे जी हमारी मेष है फलाने की मिथुन है, तो अब बताओ जी मेल मिलेगा या नहीं, शादी हो सकती है नहीं? तो पंडित क्या करेगा? कुंडली मिला देगा आपकी। वही राशि होगी हम बात कर रहे हैं यहाँ। तो मेष जो राशि है उसका चिन्ह है भेड़, वृष जो है उसका है बैल, मिथुन का है स्त्री पुरुष, कर्क का है केकड़ा, सिंह का है शेर, कन्या का है लड़की, तुला का है तराजू, वृश्चिक का है बिच्छू, धनु का है धनुष, मकर का है मगर, कुंभ का है घड़ा, मीन का है मछली। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। वायुमंडल क्या है? तो जलवाष्प। आपको ज़्यादा ज्योतिष में नहीं जाना, बस जितना बताया उतना याद रखो। ठीक है, जितना इसमें बताया जा रहा है उतना याद रखो, इतना सफिशिएंट होता है। ठीक है, इससे ज़्यादा अकलबंदी लगा के उसमें ज़्यादा राशियों में अंदर नहीं घुसना उसमें। ठीक है, कभी ज्योतिष शास्त्र में पहुँच जाओ तुम। तो वायुमंडल क्या है? जलवाष्प, गैस तथा धूल कण के वे आवरण जो पृथ्वी को चारों ओर से सैकड़ों किलोमीटर तक बाहरी भाग को ढके हुए हैं, वो वायुमंडल कहलाता है। इसमें नाइट्रोजन कितना है? तो 78% है। ऑक्सीजन कितना है? 21% है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो है, और अन्य के साथ मिलके 1% है। अंतरिक्ष क्या है? कि बाह्य मंडल का वह भाग जो पृथ्वी की वायुमंडल की सीमा से बाहर है, वायुमंडल की सीमा से ही बाहर है, वो क्या कहलाएगा? अंतरिक्ष कहलाएगा। ग्रह क्या है? तारों की परिक्रमा करने वाले प्रकाश रहित आकाशीय पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। जो तारों की परिक्रमा करने वाले प्रकाश रहित, यानी कि प्रकाश, इनके पास अपना प्रकाश नहीं होता, ये सूर्य के प्रकाश से, चंद्रमा के प्रकाश से चमकते हैं। ठीक है, आकाशीय पिंड कहलाते हैं, ग्रह कहलाते हैं। ये तारों के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं, जैसे पृथ्वी। अब पृथ्वी के पास अपना कोई प्रकाश थोड़ी है, समझ रहे हो? उपग्रह क्या है? उपग्रह मतलब सैटेलाइट, कृत्रिम उपग्रह की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये नहीं जैसे कि यहाँ से पृथ्वी से प्रक्षेपित कर दिया कोई, ये तो बना रहे हैं लोग कि इसरो ने उसको डिज़ाइन करा और उसके बाद उसका लॉन्चिंग कर दिया, वो तो आर्टिफिशियल एक सैटेलाइट हो गया। ठीक है, जो नेचुरल सैटेलाइट है उसकी बात हम करेंगे। तो उपग्रह पृथ्वी के पास कितने हैं? पृथ्वी के पास केवल एक ही नेचुरल सैटेलाइट है, जो कि ग्रहों की परिक्रमा करने वाले छोटे आकार के आकाशीय पिंड को उपग्रह कहते हैं, जैसे चंद्रमा है हमारे पास। ठीक है, अब एक होता है क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह दरअसल में क्या है कि जो ग्रह परिक्रमा करते हैं ना, ये जैसे मंगल हो गया, बुध हो गया, आपका बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, अरुण हो गया, वरुण हो गया, ये जो है लाखों सालों से ये इसी तरीके से घूम रहे हैं। अब क्या हुआ? ब्रह्मांड में कोई घटना हुई तो वो ग्रहों का कुछ हिस्सा टूट के और वो जो है वो अलग होके, अब वो भी तो घूमता ही रहेगा ना, गुरुत्वाकर्षण तो है ना। सौरमंडल में जो सूर्य है वो सभी ग्रहों को अपने से बांध के रखता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में अब सूर्य जो है वो 2 गैस से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और हीलियम से। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और सूर्य एक तारा है। अगर आपसे क्लासिफिकेशन पूछेगा तो आपको क्या बताना? सूर्य एक तारा है भैया। ठीक है, अब ये जो ग्रह है ना, ग्रह का जो थोड़ा सा जो टुकड़ा टूट गया, कहीं से विखंडित हो गया, तो वो भी घूमता रहेगा, लेकिन वो ग्रह की तरह से तो घूमेगा नहीं, वो बन जाएगा क्षुद्र ग्रह। ठीक है, और क्षुद्र ग्रह कहाँ पे पाए जाएंगे? आपके मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच में पाए जाते हैं, ये ध्यान रखना। क्षुद्र ग्रह हमेशा मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच में पाए जाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या कहा है कि बृहस्पति और मंगल ग्रह की कक्षा के बीच चक्कर लगाने वाले अत्यंत छोटे पिंडों को क्या कहा गया है? क्षुद्र ग्रह कहा गया है। अब कक्ष क्या है? जिस पथ पर ग्रह, उपग्रह और अंतरिक्ष यान परिक्रमा करते हैं उसे कक्ष कहते हैं। कक्ष का मतलब क्या है कि आपने एक कील लो, कील में धागा बांध के और धागे में एक पत्थर बांध लो, उसको घुमाओ हाथ से। अब वो पत्थर कहाँ, जितनी परिधि में आप उसको घुमाओगे उतनी परिधि में घूमेगा। यही हाल सौरमंडल का है, यही हाल पृथ्वी का है, यही हाल चंद्रमा का है। कोई चीज़ वैसे तो एक्चुअल में कोई चीज़ उसको बांध के नहीं रखती, लेकिन वो ग्रेविटेशनल वेव्स हैं एक तरीके से। ठीक है, कि वो उतनी ही कक्ष, उसको बोलते हैं कक्ष। जितनी जितनी दूरी में वो परिक्रमा करेगा उतनी दूरी में वो कक्ष कहलाता है। नक्षत्र क्या है? पृथ्वी के चारों ओर 27 ज्ञात तारा समूह हैं जो रात्रि को आकाश में दिखाई पड़ते हैं।
पृथ्वी के चारों ओर 27 ज्ञात तारा समूह हैं जो रात्रि को आकाश में दिखाई पड़ते हैं, और चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा 27 सही 1/3 दिन में पूरा करता है। इस दौरान वह किसी न किसी तारा समूह या नक्षत्र के सामने से गुजरता है, जिससे उस दिन वह नक्षत्र नहीं दिखाई पड़ता है। पृथ्वी प्रत्येक नक्षत्र को 14 दिन में पार कर लेती है, इसलिए नक्षत्रों की जो अवधि है वो 14 दिन की होगी, ध्यान रखना। अब हम अपने सौरमंडल की बात करते हैं। तो सौरमंडल क्या है कि सूर्य के चारों ओर अंडाकार मार्गों के सहारे उसकी परिक्रमा करने वाले जो ग्रह, उपग्रह, पुच्छल तारे, उल्का, क्षुद्र ग्रह के सम्मिलित जो समूह हैं उसको सौरमंडल कहा जाता है। हमारा जो सौरमंडल है वो आकाशीय पिंडों का एक समुच्चय है जिसके केंद्र में सूर्य स्थित है। सूर्य के अलावा पृथ्वी सहित 8 ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्काएं, प्लाज्मा आदि जो हैं वो सम्मिलित है। अब सूर्य क्या है, हमारी सर्पाकार मंदाकिनी जो है, मंदाकिनी मतलब कि आकाशगंगा समझ लिया करो, ठीक है, जिसे ऐरावत पथ कहा जाता है, यानी कि द मिल्की वे के 100 अरब तारों में सूर्य एक तारा है। अभी क्या बताया था थोड़ी देर पहले कि सूर्य एक तारा है और कौन कौन सी गैस से मिलकर बना है। तो दोस्तों ये हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना है, जिसमें 71% करीब हाइड्रोजन है और 26.5% जो है वो हीलियम है और 2.5% अन्य तत्व हैं। समझ में आई बात ये? तो सूर्य पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का तारा है। सौरमंडल के कुल द्रव्यमान का लगभग 99.85% भाग सूर्य में संचित है। और यही बात हो गई, देखो यहाँ बताया था कि सूर्य के संगठन में 71% हाइड्रोजन है, 26.5% हीलियम है और 2.5% अन्य तत्व हैं। सूर्य की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ग्रह और अन्य आकाशीय पिंड इसकी परिक्रमा करते हैं। अभी बताया था ना पैन वाला कि एक कील वाला, कील में धागा बांधो, पत्थर बांधो और घुमाओ उसको। तो ये क्या है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण जो ग्रह और अन्य आकाशीय पिंड, अब अन्य आकाशीय पिंड में कौन हो गए, ग्रह में पुच्छल तारे, क्षुद्र ग्रह भी हो गए आपके, सब आ गया उसमें, ठीक है। तो वो अन्य आकाशीय पिंड की क्या करते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य निरंतर दृश्य प्रकाश, अदृश्य अवरक्त किरण, पराबैंगनी किरण, एक्स किरण, गामा किरण, रेडियो तरंग और प्लाज्मा के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। सूर्य की दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं, फोटोस्फीयर, ठीक है। प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाशमान नहीं होते क्योंकि सूर्य का वायुमंडल जो है वो प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। इसे वर्णमंडल कहते हैं जो कि लाल रंग का होता है, इसे ध्यान रखना, क्रोमोस्फियर। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को क्या कहते हैं, सूर्य किरीट। सूर्य ग्रहण जब लगता है तो सूर्य का जो भाग दिखाई देता है उसको क्या कहा जाता है, सूर्य किरीट मतलब कोरोना। और ये क्या उत्सर्जित करता है, एक्स रेज, एक्स किरणें, ठीक है। इसे सूर्य का मुकुट भी कहा जाता है। पृथ्वी सूर्य ग्रहण के समय सूर्य किरीट से प्रकाश की प्राप्ति होती है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य किरीट से प्रकाश की जो है वो प्राप्ति होगी और सूर्य से उत्सर्जित होने वाला हाइड्रोजन जो है उसकी लपटें सौर ज्वालाएं कहलाती हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जब यह उत्सर्जित पदार्थ वायुमंडल में काफ़ी दूर तक प्रवेश कर जाता है तो इसे सौर आंधी कहते हैं, ठीक है। सूर्य के कोरोना से बाहर की ओर प्रवाहित होने वाली प्रोटॉन की धाराओं को सौर पवन कहा जाता है। इनका निर्माण प्लाज्मा अथवा आयनीकृत गैसों से हुआ है। सूर्य के कोरोना में स्थित काली रेखाओं को फ्रानहाफर रेखाएं कहा जाता है, ठीक है। सूर्य में स्थित चमकीले धब्बों को प्लेजेस और काले धब्बों को सौर धब्बा कहा जाता है। जिस समय सूर्य का धब्बा दिखलाई पड़ता है उस समय पृथ्वी पर चुंबकीय झंझावात उत्पन्न होते हैं, ठीक है। इससे टेलीविज़न, बिजली चालित मशीन आदि में भी गड़बड़ी जो है वो उत्पन्न हो जाती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आयन मंडल में चमकने वाले बहुरंगी प्रकाश को उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव ज्योति और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव ज्योति के नाम से जाना जाता है। अब इसमें कन्फ्यूज़न मत करना आप कि सर ये आयन मंडल एकदम से क्या आ गया, कंफ्यूज होने की बात नहीं है। जब आप वायुमंडल में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि जिस वायुमंडल में भी ना कई सारी परतें होती हैं, तो जहाँ पे हम खड़े हैं ज़मीन पे वो है शोभ मंडल, लगभग 80 किलोमीटर तक, ठीक है। शोभ मंडल के बाद क्या आएगा, फिर शोभ मंडल के बाद आएगा आपका मध्य मंडल है, आयन मंडल है, समताप मंडल है, फिर बहिर्मंडल है, इस तरीके से है, ठीक है। तो ये आयन मंडल क्या है, ये समताप मंडल जहाँ पे कि हवाई जहाज़ उड़ते हैं उससे भी ऊपर का पार्ट है आपका आयन मंडल। समझ में आ गई बात ये? तो इसको याद रखिएगा आप कि आयन मंडल में क्या है, आयन मंडल में चमकने वाली बहुरंगी प्रकाश को उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव ज्योति और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव ज्योति के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में वायुमंडल में विस्तार से चर्चा कर लेंगे। ये प्रकाश क्रमशः आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्र में दिखाई पड़ता है। पृथ्वी का जो चुंबकीय मंडल है वो सूर्य से आने वाले सौर पवनों को विचलित कर देता है एवं इस प्रकार सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है। सूर्य के पश्चात पृथ्वी का दूसरा सर्वाधिक निकट का जो तारा है वो प्रोक्सिमा सेंचुरी है। इसके प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 4.5 वर्ष का समय लगता है। सौर ज्वाला है, सूर्य की सतह पर दहकती हुई गैसें 1000 किलोमीटर ऊपर उठती हैं, इसे सौर ज्वाला कहते हैं। सूर्य तप क्या है कि पृथ्वी पर पहुंचने वाली सौर विकिरण को सूर्य तप कहते हैं।
इंपॉर्टेंट है। 22 जुलाई 2009 को 21वीं सदी का सबसे लंबा सूर्य ग्रहण देखा गया था। सूर्य ग्रहण के समय बड़ी मात्रा में पराबैंगनी किरणें उत्सर्जित होती हैं, इसलिए सूर्य ग्रहण में सूर्य को नग्न आंखों से नहीं देखना चाहिए, यानी कि चश्मा वश्मा लगा के देखना चाहिए। कोशिश करो ना ही देख लो, टीवी पे देख लो ना। तो सूर्य से सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो आंकड़े हैं वो क्या है कि पृथ्वी से औसत दूरी जो है वो 149.6 मिलियन किलोमीटर है, यानी कि 14.96 करोड़ किलोमीटर। सूर्य का जो व्यास है, ठीक है, वो कितना है 13,92,700 किलोमीटर, और पृथ्वी की तुलना में इसका जो व्यास है वो 109 गुना है। अब सोच लो सूर्य कितना बड़ा होगा पृथ्वी से, है ना। द्रव्यमान क्या है 2 गुना 10⁻27 टन, यानी कि सौरमंडल के कुल द्रव्यमान का 99.85% है। सतह का तापमान जो है वो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। करोड़ का जो तापमान है वो 20 से 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है। और संगठन जो है वो H2 71%, और H यानी कि हीलियम, H2 मतलब हाइड्रोजन, याद रखो बार बार, ठीक है। परिक्रमण की अवधि क्या है 250 मिलियन वर्ष है। घूर्णन की अवधि जो है वो 25 दिन है। और आयु जो है वो 5 अरब वर्ष है। अनुमानित जीवन अवधि जो है वो 5 बिलियन वर्ष है। और सूर्य धब्बों का जो ताप है वो 1500 डिग्री सेल्सियस है। बात करते हैं चंद्रमा की, तो ये पृथ्वी का एकमात्र कह सकते हैं आपकी प्राकृतिक उपग्रह है। कृत्रिम नहीं बोलना इसको, प्राकृतिक। ये किसी ने बनाया थोड़ी है, ये तो प्राकृतिक है ना। तो चंद्रमा की आंतरिक स्थिति और उसकी सतह का अध्ययन जो है वो सेलेनोलॉजी द्वारा किया जाता है। याद रखिएगा, चंद्रमा की जो आंतरिक स्थिति है और उसकी सतह का जो अध्ययन है वो सेलेनोलॉजी द्वारा किया गया है। और इसकी पृथ्वी से जो औसत दूरी है वो 3,84,403 किलोमीटर है। चंद्रमा की दूरी पृथ्वी के व्यास का 30 गुना है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का मात्र 1/6 है। कम गुरुत्वाकर्षण के कारण चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव है। चंद्रमा पर दिन का तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड तथा रात का तापमान जो है वो -180 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। चंद्रमा का जो आकार है वो पृथ्वी के आकार का 1/4 है। चंद्रमा में दिखने वाला जो चमकीला भाग पर्वत है, जबकि गहरे धब्बे निम्न मैदानी भाग है। लिबनिटस पर्वत चंद्रमा का सर्वोच्च पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 10,660 मीटर है। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 1.25 सेकंड का समय लगता है। चंद्रमा दीर्घवृत्ताकार कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इसकी पृथ्वी से अधिकतम एवं न्यूनतम दूरी को क्रमशः एपोजी और पेरोजी की अवस्था कहा जाता है। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण के अलावा चंद्रमा अपनी धुरी पर घूर्णन भी करता है। इसके परिक्रमण और घूर्णन की अवधि जो है वो समान है, अतः हमें चंद्रमा का समान भाग सदैव दिखाई पड़ता है। चंद्रमा का मात्र 59% भाग ही हम पृथ्वी से देख सकते हैं। पृथ्वी के घूर्णन में लगा समय जब एक दिए हुए तारे के संदर्भ में पृथ्वी पुनः अपनी स्थिति में वापस आ जाती है तो नक्षत्र दिवस कहलाता है। परंतु जब एक निश्चित मध्याह्न रेखा पर सूर्य उत्तरोत्तर 2 बार गुजरता है तो इसमें लगा समय सौर दिवस कहलाता है। चंद्रमा के घूर्णन की गति काफ़ी कम है, अतः यह दिन और रात की अवधि लंबी होती है। जब एक ही महीने में 2 बार पूर्णिमा होती है तो इस घटना को क्या कहा जाता है, ब्लू मून, ठीक है। 1999 में एक ही वर्ष के 2 महीनों जनवरी और मार्च में ब्लू मून की घटना घटी थी। चंद्रमा पर स्थित वह स्थान जहां नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन ने 1969 में सर्वप्रथम कदम रखा था वो शांति का समुद्र कहलाता है। चंद्रमा से संबंधित जो आंकड़े हैं, तो व्यास की अगर हम बात करें तो पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 3776 किलोमीटर। गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो पृथ्वी का 1/6 भाग है। पृथ्वी से चंद्रमा की अधिकतम दूरी और पृथ्वी से चंद्रमा की न्यूनतम दूरी जो है वो 4,06,699 किलोमीटर तो अधिकतम है और 3,56,399 किलोमीटर जो है वो न्यूनतम है। घूर्णन का जो समय है आपका वो 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 11.6 सेकंड है। पृथ्वी के चारों ओर एक परिक्रमण यानी कि 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 11.6 सेकंड। परिधि की अगर हम बात करें तो 10,927 किलोमीटर। पलायन वेग जो है वो 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड है। और द्रव्यमान जो है वो पृथ्वी की तुलना में 1/81 भाग है। आयतन की अगर हम बात करें तो पृथ्वी की तुलना में 1/50 भाग है। और आयु जो है वो 4.6 बिलियन वर्ष है। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे तारों की। धन्यवाद।